नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे 3D। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे 3D में ही, ठीक है। चलिए 3D में आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, जैसे स्पेस में आपका दो पॉइंट दे रखा हो, हिंदी भी लिख लेते हैं, चलो। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी। जैसे स्पेस में आपका दो पॉइंट दे रखा हो, सो ए आपका हो गया जेड एक्सिस, ए आपका हो गया वाई एक्सिस, ए हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और आपका सपोज स्पेस में दो पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है x1, y1 एंड z1। इससे पहले अगर बात करें तो जो आज हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग 30% नहीं 80% हम लोग वेक्टर में कर चुके हैं, 80%, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। इसको हमने प्रूव्ड भी करवाया था, x2, y2 एंड z2, और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। दोनों पॉइंट के बीच का क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस के लिए, जब एक रेखा दो पॉइंट से गुजरती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये हमने अप्रूव करके दिखाया था, आज हम लोग जल्दी में सीख लेंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, दूरी के लिए फॉर्मूला होता है। कब? जब पॉइंट क्या बिंदु, जब लाइन क्या बिंदु से गुजरे, दो बिंदु से गुजरे, ठीक है, तब उसके लिए दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर तुमसे केवल पूछ ले कि बताओ केवल इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इसके सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष, ये आपका क्या है? ओरिजिन। तो ये जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन के सापेक्ष जब पूछे, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका z1 का होल स्क्वायर। कब? जब ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछे तब। जैसे इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ लिया, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो रूट अंडर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर प्लस किसका? z2 का होल स्क्वायर, है ना। हाँ, कब? जब ओरिजिन से पूछे तब। लेकिन जब दो पॉइंट दे रखा हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रखा हो और एक दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करोगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और जब किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे और पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा हो, निर्देशांक दे रखा हो x1 y1 z1, और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछे, तो हम फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग इसको प्रूव्ड कर चुके हैं वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तब, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे खंड सूत्र का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन फार्मूला, है ना। इसका भी बात हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले जो वेक्टर का क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं, खंड सूत्र, ठीक है। खंड सूत्र यहाँ पे हम लोग बताए थे कि दो तरह से होता है, एक जब अंतः विभाज करता है तब, एक जब बाह्य विभाज करता है तब, है ना। ये भी हमने प्रूव करवाया था, हमने दिखाया था कि कैसे होता है। आज हम लोग बस यूँ ही बात करने वाले हैं कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 3D में उसका ना यूज है दोस्त, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट। चलो एक पॉइंट है आपका x1 y1 z1, ठीक है, हाँ, x1 y1 z1, और एक और पॉइंट है आपका x2 y2 एंड z2। दो पॉइंट हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोई इंटरनली डिवाइड करे m/n में, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है? तो हमने बताया था इसके लिए फॉर्मूला, आपको याद होगा बीबी वाला कॉन्सेप्ट। m को पसंद आएगा x2, है ना, और प्लस n को पसंद आएगा x1, और बाई क्या हो जाएगा m प्लस a,
हाँ, यदि इसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड है मान लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू यह हो जाएगा आपका, है ना। बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू एम को पसंद आएगा बाई टू, एम को बाई टू और एन को वाई वन, ठीक है, 1 है प्लस एन वाई वन, ठीक है, और बटा एम प्लस वन एम प्लस एन। कब, जब इंटरनली डिवाइड करे तब, आंतरिक विभाजन करे तब, ठीक है, अंतः विभाजन करे तब। हाँ, अगर जेड के लिए पूछ लें, मतलब जेड के लिए क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा Z2, एम को Z1 पसंद नहीं आने वाला है, एम को Z2 पसंद आने वाला है, ठीक है, एन को कौन पसंद है, Z1, और बटा एम प्लस एन। कब, जब इंटरनली डिवाइड करें, है ना, इंटरनली अंतः विभाज करे तब। भाव अविभाज्य के लिए भी हमने उस समय बताया था कि बीच में प्लस का साइन है, वहाँ पे माइनस, ये हमने दिखाया भी था। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वेक्टर का लेक्चर खोल करके सेक्शन फॉर्मूला को देख सकते हो, पूरा के पूरा बातें समझ में आने वाला है, ठीक है। आज हम लोग जल्दी से, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि जल्दी से हम लोग करेंगे फॉर्मूला को केवल, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि कभी एम और एन बराबर हो सकता है। एम और एन बराबर करने का मतलब ए मिड पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं है। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो उसको हम लोग मिडिल पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं ना, जब एम और एन का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। हाँ, तो हम उसके लिए भी फॉर्मूला बताए थे कि यदि एम और एन बराबर हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा। एक्स के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, है ना। बाई के लिए क्या हो जाएगा बताओ, बाई के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। कब, जब मिड पॉइंट हो तब। कौन, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट हो, मतलब एम और एन का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। और जेड के लिए क्या लगा दोगे, Z1 प्लस Z2 बटा 2। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं, हम मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बारे में भी हमने बताया था। सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक किस में होता है, ट्रायंगल में। आपको पता होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों माध्यका, माध्यका किसको बोलते हैं, शीर्ष से जो उसके सामने वाला बेस पे जो लंब किया था उसको माध्यका बोलते हैं। हम माध्यका की बात करने वाले नहीं, हम किसका बात कर रहे हैं, केंद्रक का, सेंट्रॉइड का, ठीक है। यदि त्रिभुज का शीर्ष दे रखा हो, वर्टेक्स दे रखा हो त्रिभुज का, तो उसका हम लोग किस तरह से हम उसका सेंट्रॉइड निकाल पाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेंट्रॉइड ध्यान से देखिएगा, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है आपका इस तरह से, और ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता हो, सपोज ए है आपका x1 y1 एंड z1, ए आपका है x2 y2 एंड z2, ठीक है, और ए भी आपका पता है x3 y3 एंड z3। तो केंद्रक सेंट्रॉइड क्या है, देखो ए इसका माध्यका है, ए भी इसका माध्यका है, ए भी इसका माध्यका है, जिस पॉइंट में मिला वही है सेंट्रॉइड, केंद्रक सी। तो सी का जो वैल्यू होता है आपको पता होगा, केंद्रक अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y z है, तो x का जो वैल्यू होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 के बराबर होता है। y का जो वैल्यू होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 के बराबर होता है। और z का जो वैल्यू होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3 के बराबर होता है। हाँ, अगर तीनों वर्टेक्स पता हो तो हम उसका सेंट्रॉइड इस तरह से निकाल पाते हैं, x y z का वैल्यू इस तरह से निकाल पाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आप सीखे होंगे, जब उसका वर्टेक्स दे रखा हो, शीर्ष दे रखा हो, तो उसका हम लोग सेंट्रॉइड कैसे फाइंड कर पाते हैं, केंद्रक कैसे फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हमने बताया था, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, ठीक है। चलिए फिर से बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दिक् को जया, है ना। क्या बोलते हैं दोस्त, दिक् को जया। इसके बारे में हमने बताया था, एक कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक कौन सा एक्सिस है, बाई, एक कौन सा एक्सिस, एक्स। चलो नाम रख लेते हैं एक्स, बाई एंड जेड, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था जब कोई रेखा, ठीक है, ये आपका ओ है, ये सपोज आर है, तो इसको हम स्मॉल आर से सूचित कर सकते हैं। तो जब कोई रेखा एक्स एस, वाई एस तथा जेड एस के धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एवं कॉस गामा उसका दिक् को जया कहलाता है, ठीक है। चलो अगर आर जो वेक्टर है इस तरह से, इसके साथ अल्फा कोण बनाया, बाई एच के साथ बीटा और जेड एच के साथ सपोज गामा कोण बनाया, तो कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या कहलाता है, दिक् को जया। इसको एल एम और एन से इस तरह से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं,
LMN से सूचित करते हैं दिक् कोज़ाया को, ठीक है। फिर से सब सुन लेना, जब कोई सदिश, जब कोई रेखा एक्स, वाई एस तथा जेड एस के धनात्मक दिशाओं के साथ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फ़ा, बीटा एवं गामा कोण बनाती है, तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा दिक् कोज़ाया कहलाता है, जिसको हम सामान्यतः LMN से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर ये आया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशन देखेंगे एल एम और एन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है आपका 3D। अगर इस समझने पे आप उतर जाओ तो बहुत आसान लगता है देखने में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। चलिए रिलेशन बिटवीन क्या दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन संबंध किसके बीच में, दिक् कोज़ाया के बीच में संबंध, दिक् कोज़ाया के बीच में, कोज़ाया के बीच में संबंध, ठीक है। देखते हैं संबंध इसके बीच क्या होता है, रिलेशन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 3 एक्सिस है आपका, इस तरह से ये आपका Z एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपका X एक्सिस है, X है, Y है और Z है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। ये आपका क्या है, ओरिजिन। मान लेते हैं एक पॉइंट है P जो ओरिजिन से गुजरती है और इसके साथ ना बीटा एक कोण बनाती है, बीटा एंगल बनाती है, ठीक है। ये आपका प्लेन है, आपको पता होगा कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। कौन सा प्लेन दोस्त, XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन है आपका है। अगर इससे एक परपेंडिकुलर डालें तो आपको है यदि इसका कोऑर्डिनेट XYZ है दे रखा हो, यदि इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा हो XYZ, तो इसका ये जो पॉइंट है फोटो परपेंडिकुलर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लंब पाद, है ना। हाँ, मान लेते हैं इससे जो OY है आपका, उस पर हम इस तरह से लंब खींचे तो इस डिस्टेंस को हम X नाम दे सकते हैं, इस डिस्टेंस को चलो Y नाम रख लेते हैं, इस डिस्टेंस को Y नाम रख लेते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट से इस पे भी परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। अब हम एक बात करें, अगर हम इसका बात करें PO, इसका नाम रखते हैं Q, ठीक है। अगर हम इस PO Q की बात करें तो एक ट्रायंगल है, हम पूछ रहे हैं कैसा ट्रायंगल, तो तुम बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल। बोलेंगे कैसे, आप अगर इसको देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। हम लोग दिक् कोज़ाया में कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल बीटा बना रहे हैं। अगर हम कॉस बीटा की बात करें तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B/H, बेस बटा हाइपोटेनस, है ना। तो बीटा के लिए हाइपोटेनस खोजो, तो बीटा के लिए देखो थीटा के सामने तो लंब का आता है, तो बेस जो है A हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा OQ, और बटा हाइपोटेनस 90 के सामने यानी क्या हो जाएगा OP, है ना। चलो कॉस बीटा इक्वल टू, आगे हम लोग बढ़े तो OQ का नाम हम लोग प्यार से क्या दे रहे हैं, बाई, एंड OP का चलो नाम रख लेते हैं R, बड़ा नाम अच्छा लगता है, चलो R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बताओ इसका एक और नाम जानते हो, बोलेंगे हाँ जी, क्या होता है इसका एक और नाम, तो एक चीज़ पहले पढ़ चुके हम लोग, L इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा, है ना, हम लोग नाम देते हैं, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू क्या देते हैं, कॉस गामा, है ना। ये तो हम पहले भी डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़ा रखे थे तो उसमें बता रखे थे। कॉस बीटा का एक और नाम क्या है, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y/R। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर M इक्वल टू Y/R है तो यहाँ पे Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे MR, Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR। अब मन में सवाल होगा M क्या है, तो M है कॉस बीटा के एक और नाम M। अगर y इक्वल टू MR है तो हम A भी लिख सकते हैं ऐसी तरह से, x इक्वल टू LR, बोलेंगे हाँ चलेगा, और z इक्वल टू NR लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ जी चलेगा। तो यानी y है जो MR के बराबर, बोलेंगे हाँ, x जो है LR के बराबर, बोलेंगे हाँ, z जो है NR के बराबर, बोलेंगे हाँ। अच्छा एक बार बताओ, अगर y इक्वल टू MR है, x इक्वल टू LR है तो z इक्वल टू NR है, तो इसके लिए तो एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, बोलेंगे कौन सा, तो यहाँ पे आप M इक्वल टू Y/R लिखे हो, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं इस तरह से m इक्वल टू बाई तो सही है बटा r मतलब क्या, तो r मतलब o से p तक के डिस्टेंस, o मतलब ओरिजिन, p मतलब एक पॉइंट दे रखा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस यदि किसका कोऑर्डिनेट पता है तो क्या हो जाएगा, तो ओरिजिन और इसके बीच का डिस्टेंस यदि इसका कोऑर्डिनेट पता है तो हो जाएगा आपका √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का l का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो l इक्वल टू x बटा r, तो ऊपर तो x और नीचे r, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी हो जाएगा यहाँ पे √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, n इक्वल टू उसी तरह से क्या ले सकते हो, लिखेंगे z बटा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट के लिए फॉर्मूला भी हो जाएगा जब स्पेस में एक पॉइंट दे रखा हो x y z, मतलब इसको डायरेक्शन रेशियो भी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। कहने का मतलब अगर डायरेक्शन रेशियो पता हो तो हम एलिमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, l इक्वल टू x बटा √x² प्लस y² प्लस z², m इक्वल टू y बटा √x² प्लस y² प्लस z² एंड n इक्वल टू z बटा √x² प्लस y² प्लस z²। इस तरह से फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, कब, जब डायरेक्शन रेशियो पता हो, दिक् अनुपात पता हो, या अंतरिक्ष में कोई पॉइंट गिवन हो, तो हम उस तरह से एलिमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, यही संबंध था, बोलेंगे और भी है, बोलो बता दो वो भी। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये आपको याद हुआ होगा, अगर तीनों को हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, इस तरह से, मतलब l² प्लस m² प्लस n², तब क्या दिखने वाला है, हम बोलेंगे चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। l² प्लस m² प्लस n² कितना, बताओ। अगर l का वैल्यू की बात करो, l² प्लस m² प्लस n², इसका वैल्यू हम अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात मेरे को पता है कि x² प्लस y² अगर z² की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं x² मतलब l² और r², है ना, y² मतलब m² और क्या दोस्त, r², है ना, और z² मतलब n² और क्या, r²। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। दिख रहा है आपको, कैमरा में दिख रहा है, मैनू देख लेता है, हाँ दिख रहा होगा। चलो आगे, x² प्लस y² प्लस z² की बात करो तो यहाँ पे r² कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो चलो हम लोग r² को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा l² प्लस m² प्लस n²। ठीक है, r², r क्या है, हम बोलेंगे o से p तक के डिस्टेंस, o मतलब ओरिजिन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो इसके आगे बताओ इसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लेंथ हो जाएगा आपका √x² प्लस y² प्लस z², लेकिन √x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² इंटू l² प्लस m² प्लस n², है कि नहीं है। ऐसे ही कैंसिल कितना बार में, 1 बार में, यानी यहाँ से आपका मिल गया l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू कितना, 1। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos² अल्फा प्लस cos² बीटा और प्लस cos² गामा इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, क्योंकि l का एक और नाम cos अल्फा, m का cos बीटा एंड n का क्या, cos गामा। तो यहाँ से आप सीख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। एक रिलेशन मिला डायरेक्शन कोसाइन के बीच, एलिमेंट के बीच, कि अगर तीनों का स्क्वायर करके सम करोगे, तीनों का वर्ग करके जोड़ करोगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, हाँ, और अगर कोई अंतरिक्ष में एक पॉइंट दे रखा हो और उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रखा हो, दिक् को जया पूछ रखा हो, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम लोग निकाल पाते हैं, क्या करेंगे, अगर कॉस अल्फा के लिए पूछेगा तो x ऊपर x को नीचे उसके मॉडुलस √x² प्लस y² प्लस z², कॉस बीटा के लिए पूछे तो क्या ऊपर y और नीचे √x² प्लस y² प्लस z², कॉस गामा के लिए तो ऊपर z और नीचे √x² प्लस y² प्लस z²। ये आपका दिक् को जया सीखे होंगे, दिक् को जया के बीच संबंध क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1, यानी cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू कितना दोस्त, 1। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि अगर लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही हो तब उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता, ठीक है, तो उसके बारे में चलिए। अगर लाइन पास कर रही है, x नाम है, y नाम है एंड z नाम है, अगर लाइन क्या पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट से,
सपोज दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा हो x1 y1 एंड z1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट भी है आपका x2 y2 एंड z2। तो इस स्थिति में कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 बटा रूट अंडर दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉस बीटा के बारे में पूछ लें, बताओ कॉस बीटा के लिए क्या होता है, तो होगा y2 माइनस y1 कब, जब पॉइंट क्या बिंदु से गुजरती है, दो बिंदु से, यही रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कॉस गामा के लिए पूछे क्या बताओगे, तो z2 माइनस z1 और बटा रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या दोस्त z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इससे पहले हम इसको प्रूव करके दिखा चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कब, जब पॉइंट क्या बिंदु से गुजरती है, दो बिंदु से गुजरती है, तब उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन, उसका हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। हाँ, ये आपका ओरिजिन है, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछ ले कि बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे, ठीक है। एक बात मेरे को पता है, अगर पूछ ले तुमसे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा के वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, है कि नहीं है। देखो 1 1 1 3 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है कि नहीं है। इसको एलिमेंट बोलते हैं, आपको पता होगा, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, है ना। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 में से 1 का कितना आ गया 2, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 2 के बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद।